किरदार बोलते हैं कि आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व रंगमंच दिवस आ रहा है और इस उपलक्ष्य में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। ये वो शख्स हैं जो रंगमंच थिएटर से जुड़े हुए हैं और साथ ही जिन्होंने सिनेमा में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। भिवानी के रहने वाले रंगकर्मी, कलाकार, एक्टर, निर्देशक श्री सुनील चिटकारा जी। तो आइए मिलते हैं सुनील चिटकारा जी से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं ख़ास तौर से धन्यवाद दूंगा कि आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके, बहुत अच्छा हूँ। गुड गुड। हाँ, साल भर से सब लोग ही परेशान है कोविड की वजह से, तो खैर कोई बात नहीं, बुरा वक्त आया तो अच्छा भी आएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उसका कोई कुछ कर भी नहीं सकता। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो आज आपसे मिलने का मौका मिला है तो काफ़ी कुछ जाना है, मैंने पढ़ा है आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं भी और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि रंगमंच, विश्व रंगमंच दिवस आ रहा है और रंगमंच से आप जुड़े हुए हैं शुरू से। मैं आपको बताऊं कि ये कहने के लिए कि रंगमंच दिवस आ रहा है, पर मेरे लिए तो रोज़ ही रंगमंच दिवस है। ये तो एक खामखा एक तारीख रख दी गई है कि 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाएगा, पर ऐसा मुझे नहीं लगता। पर्सनली मुझे ऐसा फील नहीं होता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। एक रंगकर्मी के लिए या एक कलाकार के लिए हर रोज़ ही रंगमंच दिवस होता है। हाँ, हर वक्त, मतलब इंसान अगर जो कलाकार है तो वो तो हर वक्त अपने क्राफ्ट को निखारने में लगा ही रहता जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत आपकी ज़िंदगी में कहाँ से हुई? कैसे आपने शुरुआत की? उसके साथ साथ ये भी आप थोड़ा सा जोड़िएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ आपकी एजुकेशन हुई और कहाँ से आपने थिएटर की शुरुआत की? एक्चुअली मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में। और रंगमंच की शुरुआत तो मतलब ऐसा मैं मानूंगा कि प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग होती है वो 95 के बाद हुई। लेकिन उससे पहले कॉलेज में कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मैं एक्चुअली स्कूल में डांस करता था, भांगड़ा करता था। तो मैं ट्रायल देने के लिए गया कि मुझे भांगड़ा करना है कॉलेज में। तो सब लोग बोले कि यहाँ भांगड़ा भांगड़ा नहीं होता है, हरियाणवी कल्चर है, और तुम नाटक करना चाहोगे? तो मुझे मालूम नहीं था कि नाटक क्या होता है। तो एक मेरे मित्र थे, जानकार थे, तो बोले कि आओ दिखाते हैं। तो वहाँ वो सब ट्रायल्स वगैरह चल रही थी, तो वहाँ बोले कि आप एक बार ट्राई कीजिए। तो उन्होंने कोई एक मोनोलॉग दिया और बोले कि तब मुझे मोनोलॉग भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो मतलब कुछ लाइंस दी उन्होंने, तो बोले कि इसको पढ़ के बताओ। तो मैंने पढ़ा, तो बोले कि यार तुम्हारी हिंदी तो अच्छी है, तो तुम करोगे? हालांकि मुझे नहीं पता था कि करना क्या है, बस ठीक है, हाँ कर दिया, हाँ करेंगे, ठीक है। वहाँ से बस वो एक बोलते हैं कि वो बेसिक स्टार्ट हुआ। लेकिन रंगमंच का मुझे 95 में जब मैं इंडियन थिएटर में गया, वहाँ से असल रंगमंच क्या होता है, वहाँ से मुझे एहसास वहाँ से शुरू हुआ। ओके, परिवार में कोई इस विधा से जुड़े हुए या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो परिवार में कहीं दूर दूर तक रंगमंच से किसी का कोई नहीं नहीं, लेना देना बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरे फादर तो प्रोफेसर थे उसी कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ता था। लेकिन बस वो एक मैं एक्चुअली स्पोर्ट्समैन था, मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा करता था। तो इस फील्ड में जब मैं घुसा तो मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए। हालांकि घर वाले खिलाफ थे, तो वो तो ये बोलते थे कि क्या मतलब इससे क्या हो जाएगा, प्रोफेशन, ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है। पर लड़ झगड़ के किसी तरीके इंटरव्यू तो देने दो, ऐसा बोल के मैं घर से निकल गया। तो इंटरव्यू दिया तो वहाँ लकीली क्लियर हो गया। मैंने फ़ोन किया तो कि डैडी मेरा सिलेक्शन हो गया। बोले तेरा कैसे हो गया, तू घर पे आ।
मैंने कहा वो तो मैं आ ही रहा हूँ, बोरिया बिस्तर उठाना है, अब यहाँ शिफ्ट करना है, तो वो तो आना ही है। तो घर पे पहुंचा तो सब लोग परेशान कि ये मतलब ये तो हाथ से निकल गया। ग्रेजुएशन कर चुके थे आप? ग्रेजुएशन कर चुका था। ओके। हाँ। उसके बाद वो फिर वो कोर्स धीरे धीरे समझना शुरू हुआ कि असल में रंगमंच थिएटर क्या होता है, वो सब जानना शुरू किया। बस वहां से वो जर्नी स्टार्ट हो गई। अब जैसे देखिए कि भिवानी में आप पैदा हुए, वहाँ एजुकेशन हुई, पूरी ग्रेजुएशन आपने किया, और कॉलेजेस में हम छोटे शहरों के ख़ास तौर से कॉलेजेस में हम जो देखते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स कॉलेज के फेस्टिवल्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो शॉर्ट टर्म अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कि एक फेस्टिवल है, हाँ, उसके मद्देनजर अक्सर लोगों को मैंने देखा है सही जी। बट मेरे काफी स्टूडेंट्स रहे उस दौरान, जब मैं पास आउट होके आया बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे। तो कुछ लोग थिएटर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे सोनू है, सोनू रोंजिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर से अब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थिएटर को बिल्कुल था कि ठीक है 1-2 साल शौकिया किया और खत्म बस। जी जी। ओके, तो इंडियन थिएटर आप पहुंचे चंडीगढ़, वहाँ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन थिएटर में। तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ किस तरीके की तैयारी होती है, या क्या समझाया, क्या बताया जाता है कि थिएटर को लेके आप जो जितने भी स्टूडेंट वहाँ आते हैं, क्या सबका एक ही तरीके का थॉट प्रोसेस होता है वहाँ आने का, या नहीं, सबका अप्रोच अलग है। मैं जब पहुंचा तो मैंने तो मतलब भिवानी के लोकल जो थिएटर करने वाले लोग थे उनके साथ नाटक किए थे 1-2। तो वहां जाके मुझे मालूम पड़ा कि मेरे साथ कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा रंगमंच को जानते थे पहले से ही। तो मुझे लगा कि यार ये कब सीखना पड़ेगा, मतलब कब सीखा जाएगा। तो उसमें वक्त लगा, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने मैं अपनी तैयारी में लगा रहा कि कम से कम इनके बराबर पहले पहुंच जाऊं, उसके बाद देखना कि क्या करना। तो 6-7 महीने लगे मुझे, किताबें पढ़ी और सब कुछ किया, लिटरेचर पढ़ा, कुछ टीचर से भी सवाल जवाब होते रहे। तो मोहन जी मेरे गुरु रहे, प्रोफेसर मोहन महर्षि, उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है आज भी जी। और उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, या कैसी तैयारी करनी चाहिए खुद को लेकर। क्योंकि जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं कि एक लेक्चरर है जो 40 बच्चों को एक जैसा ही लेक्चर सेम टाइम पे, सेम पीरियड पे एक ही लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन उन 40 बच्चों में से किसी के 35, किसी के 40, किसी के 95। तो फर्क है, वो समझना खुद को पड़ता है कि एक्चुअली सामने वाला आपको कहना क्या चाह रहा है। अब वो तो डिफर करता है कि आप मतलब कौन कितना उस चीज को ग्रास्प कर पाया। तो वो इस वजह से मेरा पता नहीं ग्रास्पिंग पावर शुरू से ही ज्यादा अच्छा था, तो मोहन जी ने मुझे ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि आप रंगमंच के इतिहास के बारे में, या कहाँ पर किस तरह का रंगमंच होता है, और कितनी तरह की विधाएं हैं जो रंगमंच में शामिल हैं, जिनको मिश्रित करके एक हम कह सकते हैं कि प्रस्तुति जो है बनती है। नहीं, ये तो सबको बताया जाता था, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, लेने का तरीका क्या है, मैं उसको हर एंगल से देखता था। मैं सिर्फ मतलब वहां तो कोर्स सिर्फ एक्टिंग का है, लेकिन मैं उसको डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मेकअप, कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइनिंग, इस हर चीज को साथ में कंबाइन करके सोचता था कि अगर मतलब एक मोनोलॉग आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले तो आपको वो स्क्रिप्ट पढ़ी होनी चाहिए कि कौन सी स्क्रिप्ट का आपको मोनोलॉग दिया है, उसको समझा होना चाहिए। फिर उस स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं सोचता था कि अगर मेरे को मोनोलॉग करना है, अगर मेरे को चेयर पे बैठ के करना है या मुझे खड़े होकर करना है, तो वो कैरेक्टर ढूंढता था मैं
इस वक्त इस मोनोलॉग के टाइम वो कैरेक्टर क्या कर रहा होगा, ये महल की चार दीवारी के अंदर होगा या बाहर होगा। तो वो सब चीजें मैं साथ साथ सोचता रहता हूँ। और शायद उसका असर या वो चीज़ें आपके बहुत काम भी आई और लोगों ने देखा भी काम कि जब इंडियन थिएटर से जब आप भिवानी में आपने मैंने पढ़ा है कि रंगमंच आपने काफ़ी वहाँ पर स्टूडेंट्स को आपने सिखाया है, किया है, तो लोगों को जानने को मिला जो आप हाँ, क्योंकि सीख कर आए। कोई जरिया ही नहीं था कुछ और करने का, क्योंकि पास आउट होने के बाद मैं एक 1.25 साल रेपेट्री में रहा ओके। एसआरसी में। तो उसके बाद वहाँ कुछ डिस्प्यूट्स हुए, मैंने उस जगह को छोड़ दिया। फिर वापस सोचा कि अब क्या करेंगे, तो सोचा कि नए बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं उनको ट्रेन करते हैं, शायद उनमें से कोई निकल जाए, शायद उनमें से कोई निकल जाए। उसी वजह से वो सोनू, हरपाल, आप भी, और मतलब बहुत सारे लोग हैं, ओमपाल है, आप सब लोग लगे हुए, आज तक लगे हुए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प आपने बात बताई कि इंडियन थिएटर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आप एक ट्रेंड एक्टर वहाँ से आप बनकर आए, एंड देन आपने एज ए प्रोफेशनल एक्टर श्री राम सेंटर में भी आपने काम किया। लेकिन वहाँ से आप भिवानी, वहाँ से आपका मन नहीं किया कि बॉम्बे मुझे जाना चाहिए? नहीं, मेरे पास एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे समझ ही नहीं थी कि मुझे करना क्या है। तो इसलिए मैं वापस भिवानी दौड़ा कि मैं वहाँ जाके थिएटर करता हूँ। तो कॉलेजेस में यूथ फेस्ट होते हैं, उनमें एज डायरेक्टर काम करना शुरू किया, तो और लोगों को वो पसंद आना शुरू हो गया। फिर कुछ घर की भी मजबूरियाँ होती हैं कि आपको वहीं रहना पड़ता है उसी जगह पे जहाँ से आपको, तो वो सब चीज़ें चलती रही। 2-3 साल निकल गए, और मेरे ख्याल ज़्यादा 5-6 साल निकले होंगे। तो वो चंडीगढ़ अप डाउन रहता था, फिर भिवानी आके मैं वो करता था। एक दिन वो चंडीगढ़ में ग्रुप बना लिया मोहन जी ने, तो बोले कि इसको रन करो। मैं कहा सर मैं कैसे रन कर सकता हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम ग्रुप फाउंड करो, उसका फाउंडेशन करो, रखो, और उसके प्लेज में डायरेक्ट करूँगा। वहाँ बहुत दिल को तसल्ली हुई कि चलो, मतलब मेरे गुरु अब मुझे और ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो वो हमने 3 साल ग्रुप कंटिन्यू रखा। उसके बाद एक एक करके लोग छोड़ते चले गए बॉम्बे की तरफ, ये सब। एक लड़की बची थी, क्यों उसकी मजबूरी थी कि वो मैरिड थी और उसके हस्बैंड वही थे। अब मुझे बोले मोहन जी के बेटा तू भी बॉम्बे निकल ले। मैंने कहा सर मैं बॉम्बे के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। बोले सीख जाएगा जा। तो किसी तरह घर वालों को मनाया, थोड़े बहुत पैसे दिए उन्होंने, तो मैं चला गया। वो 1 महीने बाद पैसे खत्म हुए, वापस आ गया। फिर 6 महीने फिर भिवानी में नाटक कराया। फिर इच्छा हुई कि चलो फिर बॉम्बे चलते हैं। फिर 1 महीना गया, फिर वापस आ गया। फिर एक शूट मेरा बचा हुआ था, एक मैं सीरियल करता था जब मैं पढ़ता था, सहारा के लिए था, मिशन फतेह। उसका एपिसोड एक और निकल आया, तो उन्होंने फिर मुझे बॉम्बे बुलाया कि अब वो एपिसोड बॉम्बे में करना है। तो तीसरी दफ़ा फिर मेरा जाना हुआ। जैसे ही शूट खत्म हुआ, मेरे घर से कॉल आई कि आपके फादर की तबीयत खराब है। मैं नेक्स्ट डे ट्रेन पकड़ी और मैं सीधा घर। उसके बाद मेरा बॉम्बे कभी जाना नहीं हुआ, और फिर कभी सोचा भी नहीं। बस मैं थिएटर ही करता रहा भिवानी में। हालांकि मिलता कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिलता था, ये आप भी जानते हो। हमने घर से लगा लगा के ही किया जब भी किया। लेकिन ये था कि मतलब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, मतलब और कुछ आता नहीं है कि कुछ और कर लिया जाए। बड़े भाइयों का प्रेशर था कि हमारे बिजनेस को आगे संभालो, ये सब। लेकिन वो दिमाग जहाँ अटका हुआ था वो तो वही करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि फादर के एक्सपायर होने के बाद ये प्रेशर हुआ कि आप भिवानी को वाइंड अप करो और दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वो दोनों पहले से ही दिल्ली में थे। अच्छा। दिल्ली आया तो यहाँ 6 महीने उनके ऑफिस में गया, क्योंकि कोई काम नहीं था। 6 महीने बाद बहाने लगाने शुरू कि आज मेरा सर दर्द है, आज मेरा पेट दर्द है, तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो ये सब चलता रहा। तो
घर में नॉर्मली डिस्प्यूट हो जाता कि यार काम पे तो जाता नहीं है, इसको किस बात के पैसे दे। तो मैं वापस भिवानी दौड़ा, मतलब वहां मैं वाइंड अप कर चुका था, उसी खल्ली में जाके उसी घर के सामने मैंने घर एक किराए पे लिया, वहां जाके मैंने फिर थिएटर स्टार्ट किया। 1.5 साल तक मैं वहां थिएटर करता रहा। फिर अचानक किसी एक दिन एक्सीडेंट हुआ, मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा। उसके बाद लगा कि अब डेस्टिनी में भिवानी बची नहीं है, अब मतलब भिवानी को त्यागना ही पड़ेगा, उसका ख्याल दिमाग से निकालना पड़ेगा। निकाल दिया। फिर एक दिन हनी है, हनी त्रियान, अभी जिसने रात अकेली डायरेक्ट की है, तो वो विशाल जी को एसोसिएट करता था पहले। तो वो एक दिन उसका फोन आया कि भाई इस बार नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मतलब? बोले भाई आप 2-3 दफ़ा पहले मना कर चुके हो फिल्म के लिए, कभी आपका थिएटर चल रहा होता, कभी कुछ चल रहा होता, इस बार नहीं छोड़ूंगा, तो मैं घर पे आ रहा हूँ। वो आया स्क्रिप्ट लेके, मटरू की बिजली का मंडोला, तो बोला इनमें से ये 3 कैरेक्टर है, इनमें से कोई एक कर लो। यार ये विशाल भारद्वाज को एसोसिएट करा था। ओके। तो बोला इनमें से, इन स्क्रिप्ट में 3 कैरेक्टर हैं, इनमें से कोई एक कर लो। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता, मतलब तीनों में मैं फिट हो रहा हूँ। बोला नहीं वो कैरेक्टर्स ही ऐसे। फिर मैंने उससे पूछा भाई तू ये बता दे यार, मतलब कौन सा ठीक है? तो बोला इंस्पेक्टर वाला कर लो, एसपी वाला कर लो। ठीक है। वहां से फिल्म का प्रोसेस शुरू हुआ। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जर्नी शुरू हो गई, जर्नी तो अभी भी मतलब शुरू नहीं हुई, एक प्रोसेस शुरू हुआ। ये कब की बात है? ये 2009 के आसपास की, 9 या 10 के आसपास की बात। तो आपको इतना लंबा अरसा लग गया इस प्रोसेस में आने में, थिएटर करते करते। जब आप इंडियन थिएटर से आए और फिर भिवानी और फिर बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में बॉम्बे भी आप गए, तो आप क्या मानते हैं कि रंगमंच का छोटे शहरों में स्कोप ना होने की वजह से, या कोई अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से आप वहीं अटके रहे इतने समय, या फिर नहीं, बहुत सारी चीजें थी। मतलब फैमिली की प्रॉब्लम थी, पैसा था नहीं, और सपोर्ट, हालांकि फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन वो कब तक करेंगे? मतलब किसी दिन तो एक दिन इंसान को खुद सोचना पड़ा था कि यार अब तो खुद ही कमाना दमाना पड़ेगा। तो वो वहां से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, और बस फिर वो मटरू के बाद किसी ने वो फिल्म देख ली, हालांकि वो फिल्म चली नहीं किसी वजह से, और किसी ने फिल्म देख ली तो एक बजाते रहो के डायरेक्टर से, वहां से उनका कॉल आया कि आपके लिए एक रोल है, और उस फिल्म में आप 7 कैरेक्टर कर रहे हो अलग अलग। सुन के बड़ा मजा आया कि मतलब 7 कैरेक्टर अलग अलग करने को मिल रहे हैं एक ही फिल्म में, सुनने में ही अच्छा लग रहा है। हाँ। फिर जब एडिट पे गई वो फिल्म, तो मेरे भतीजी ने कहा कि चाचू जाओ आप टिकट लेके आओ, फिल्म देखने चलते हैं। तो कोई एक कॉलोनी में से लड़का देख के वो फिल्म आ गया, तो बोला कि भैया आप तो बोल रहे थे कि यार इसमें 7 कैरेक्टर है, आपको तो एक ही सीन है। मेरा वहां से दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो गया कि अब ये फिल्म देखनी ही नहीं। ये ऐसे किससे होते हैं। तो आपने देखी नहीं फिल्म? मैंने देखी नहीं। ओके। अच्छा, इससे पहले आपने जो बताया कि विशाल भारद्वाज प्रोडक्शन की आपने फिल्म की, आपको एक ब्रेक मिला। हाँ। तो उसमें तो अच्छी खासी स्टार कास्ट थी और काफी अच्छा बड़ा हाँ, लेकिन वो एक्चुअली वो स्क्रिप्ट कुछ और डिमांड थी स्क्रिप्ट की, लेकिन वो चली गई कहीं और, इस वजह से वो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो वो लोगों ने देखी नहीं। वो एक्चुअली जमीनों का उसमें मामला था कि जमीनें कैसे हड़पते हैं लोग, ये वो सब, लेकिन वो ट्रैक कर गई शराब के ऊपर, तो इस वजह से वो फिल्म फ्लॉप हो गई। कोई दिलचस्प किस्सा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विशाल भारद्वाज या उनकी टीम के साथ में? नहीं, सब अच्छा। पंकज कपूर, शबाना आजमी, शबाना जी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत सपोर्ट किया। मतलब इवन गर्मी के दिन होते थे तो उनका तो बॉय लेके छाता खड़ा रहता है ना, कि तो वो देख लेते थे कि उधर कोई खड़ा है, तो वो बुला लेते थे कि आ जाओ मेरे इसके नीचे आ जाओ, तो धूप में क्यों सड़ रहे हो। तो हमको बड़ा अजीब सा लगता था कि यार इतना बड़ा इंसान हमको क्यों बुला रहा है, पर वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्टिव थे।
जी। तो उसके बाद एक और फिल्म आती है, और उस फिल्म में एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर आपको दिया जाता है, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत तारीफ की है, बजरंगी भाईजान। और काफ़ी भारत की हिट फिल्मों में से यस, नो डाउट हिट एक फिल्म है, हिट फिल्म है। और वो मेरे लिए मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने तो बस करने के लिए कर दिया, लेकिन सच पूछिए, मैं जहां भी जिससे भी मिलता हूँ, मेरी पहचान बजरंगी की वजह से, कि बजरंगी में लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन अपनी लाइफ का मैं सबसे वाहियात काम जिसको बोलता हूँ वो उस फिल्म में मैंने किया। ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग थी वॉइस एंड स्पीच को लेकर। ओके। तो पहली दफा जब मैंने फैमिली के साथ फिल्म देखी तो लगा कि ठीक है। फिर वो टीवी पे डेली 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 आने लगी, तो दूसरी बार देखा, मैंने कहा यार यार क्या काम किया तुमने यार। तीसरी दफा फिर देखना चाहा, तब लगा कि नहीं ठीक है यार, मतलब चल जाएगा। जब फाइनली चौथी बार मैंने देखा, उसके बाद मैंने बजरंगी देखी नहीं। चौथी बार मैंने देखा कि इससे वाहियात काम मैं अपनी लाइफ में कर ही नहीं सकता। मतलब सब लोग ठीक है, सब लोगों को पसंद आता है, लेकिन बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपको आधे घंटे पहले स्क्रिप्ट दे दी गई है, साथ साथ आप कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं, स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं, मेकअप भी हो रहा। बट मेरा काम था स्पीच पे काम करना, वो टाइम मुझे नहीं मिला। तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर था मेरे लिए। जी जी। क्योंकि हम सभी जानते हैं, आपके बारे में पढ़ा है, सुना है कि स्पीच पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, और बहुत लोग आपकी स्पीच वर्क की, आपके क्राफ्ट की तारीफ करते हैं। अभी आपने बताया कि कई सारे कारण हो जाते हैं कि कई बार हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि हाँ यार मैंने ये क्या परफॉर्म कर दिया। लेकिन सिनेमा तो एक ऐसा मीडियम है जिसमें एक्टर जो एक्ट कर रहा है वो तो छप गया ना। लेकिन उसको थिएटर में क्या है, थिएटर में हमको मौका मिलता जी कि यार वो अगर वो शो अच्छा नहीं हुआ तो अगला शो अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन फिल्म में तो जो छप गया तो छप गया। बिल्कुल। तो यहाँ मेरा एक मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात थी कि दिखता एक्टर है हाँ, दरअसल, हाँ। लेकिन उसे अप्रूव तो एडी या डायरेक्टर करता है। नहीं, आजकल जमाना बदल गया है। एक जमाना था जब एडीज मतलब कास्ट करते थे एक्टर्स को। आजकल मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुझे दया आती है कास्टिंग डायरेक्टर्स पे, दया के पात्र हैं कि मतलब वो जो मेन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उन स्क्रिप्ट उनको मालूम है। अगर वो आपको ब्रीफ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैरेक्टर क्या है। लेकिन उनके अंडर कोई एमबीए किया हुआ है, कोई कुछ किया हुआ है, वो सब आपको ब्रीफ करते हैं, फिर आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आपको क्या समझ में आता है, फिर आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि यार नहीं नहीं ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, आप उसको वैसा ऑडिशन बना के भेजते हैं, वापस रिवर्ट आता है नहीं नहीं सर वो डायरेक्टर ऐसा बोल रहा है। हालांकि डायरेक्टर ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि डायरेक्टर तक वो ऑडिशन जाता ही नहीं है, वो ऑडिशन जाता है मेन कास्टिंग डायरेक्टर तक। तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक, हाँ, तो वो पहले एमबीए वालों को सेटिस्फाई करना पड़ता मेरे हिसाब से। उसके बाद कहीं जाके मेन जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, दिल्ली में है, मेरे दोस्त हैं काफ़ी, पदम है, चंदर है, सुमित है, एक दो और भी लोग हैं। तो ये लोग मतलब क्या है ना, एक्टर को पूरा टाइम देते कि जब तक परफेक्ट टेक नहीं निकलेगा तब तक हम आपके साथ बैठे। और वही शायद सही तरीका भी बहुत वही सही तरीका है, वही सही तरीका है, ताकि एक एक्टर अप्लाई कर सके जो उसने सीखा है या जो वो समझा है, हाँ, कैरेक्टर को या स्क्रिप्ट को। ठीक। तो बजरंगी भाईजान से जैसा कि आपको थोड़ी पहचान मिली, लोगों ने आपको जाना पहचाना, उसके बाद में कौन कौन सी फिल्में या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स? बजरंगी के बाद मुझे अप्रोच किया, एक पंजाबी फिल्म थी सरदार साहब, तो उसमें एक पुलिस वाले का कैरेक्टर था। तो डायरेक्टर से बात हुई तो डायरेक्टर बोला कि इसको मैं हरियाणवी करना चाह रहा हूँ।
मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन आपकी फिल्म पंजाब में चलनी है, पंजाबी फिल्म है। तो वो मैंने डायरेक्टर को बोला कि यार इसको हरियाणवी ना करके आप हिंदी कर लो। तो वो फिर मैंने कैरेक्टर वो हिंदी में किया। उसके बाद एक मेरे पास कॉल आया, मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव, एक वो की। उस पे तो शायद कोई कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हाँ, मुजफ्फरनगर जो दंगे हुए दंगे थे, हुए थे। हाँ उसके ऊपर ही फिल्म थी वो। और वहीं जाके उसी गांव में शूट किया था वो। अच्छा। हाँ। फिर एक दिन यशपाल शर्मा का फोन आ गया कि एक एसपी चौहान नाम से फिल्म है, उसमें एक सीन है वो करना है। मैंने कहा ठीक है करेंगे, जरूर करेंगे। बस वहां से धीरे 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 फिर ऑडिशंस तो चलते ही रहते हैं। तो अब कौन सा अप्रूव होगा कौन सा नहीं होगा ये तो आप जानते नहीं। फिर एक ऑडिशन भेजा मैंने द स्काई इज पिंक के लिए। हाँ, उसके बारे में काफी, हालांकि कमर्शियली उतना सक्सेसफुल नहीं है, एक्चुअली लेकिन वो तारीफ होती है। डायरेक्टर, हाँ वो डायरेक्टर ऐसी हैं, वो मतलब आम आदमी के लिए वो फिल्म बनाती नहीं है। मतलब उनका एक अलग ही जोन है उनकी फिल्मों का। आप देख लो अमू, आप देख लो चिट्टगांव, आप देख लो मार्गरीटा विद द स्ट्रॉ, फिर द स्काई इज पिंक, उनका बिल्कुल जॉनर ही अलग है। वो सिर्फ क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स बनाती हैं, मतलब आप क्रिटिक्स के लिए बना रही है फिल्म। उनका अलग, बहुत अलग एक ऑडियंस है, सिर्फ वही लोग देखते हैं। ये तो क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से वो नेटफ्लिक्स पे आ गई तो लोगों ने और देख ली, अदरवाइज वही 15-10% लोगों ने देखी होगी। हाँ, ये अलग तरह का सिनेमा है। हाँ। और आपने इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्में भी की, और फिर द स्काई इज पिंक जैसी एक पैरेलल सिनेमा हम बोल सकते हैं कि एक अलग तरह की कहानी, अलग तरह की ऑडियंस के लिए। तो इनका कैसा एक्सपीरियंस, आप दोनों एक कम्प्लीटली कमर्शियल एक फिल्म है, वहाँ कैसा ट्रीटमेंट होता है डायरेक्टर का, या वहाँ कैसा माहौल होता है? नहीं, सभी डायरेक्टर, मुझे लकीली सभी डायरेक्टर्स बहुत अच्छे मिले, सभी, इवन विशाल जी से लेकर कबीर तक और ये सोनाली तक, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। सब बहुत कूल माइंडेड है, कोई हाइपर नहीं मिला मुझे, कोई गाली देने वाला नहीं मिला, सब कूल माइंडेड लोग मिले। बस ये था कि मान लो बजरंगी करनी है तो थोड़ा सा टाइम कम है यार, जल्दी कर लो। अब मान लो द स्काई इज पिंक की, यू हैव टाइम, टेक योर टाइम, आराम से प्रिपेयर करो फिर करो। ये थोड़ा सा फर्क, यही टेम्परामेंट है जो चेंज लाता है। बस वही। ओके। उसके बाद का उसके बाद मैंने एक दो शॉर्ट फिल्म्स की। एक नूर है, विकी है भिवानी से ही, मेरा स्टूडेंट है। ओके। उसके साथ एक नूर की, एक मेरे पास कोई प्रोजेक्ट था क्या, ऐसा कोई प्राजक्ता कोहली नाम से एक लड़की है, यूट्यूबर है। उसका कॉल आया कि सर एक हरियाणवी शॉर्ट फिल्म है तो आप उसमें एक्ट करोगे? मैंने ठीक है करते हैं। मैं उसको जानता नहीं था, तो डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो बोले सर आपको वर्कशॉप भी करनी पड़ेगी सभी एक्टर्स के साथ। उसमें यशपाल शर्मा भी हैं। ओके। तो खैर यशपाल शर्मा के तो नहीं, बाकी जितने एक्टर्स थे सबका 2-3 दिन पहले मैंने वर्कशॉप किया हरियाणवी डिक्शन पे, उसके बाद एक्ट किया। वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके। और फिर मैंने अभी एक वेब सीरीज जसबीर संधू के नाम से, वो पंजाब की ओरिजिनल स्टोरी है। ओके। हाँ। तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है? नहीं, अभी वो मेरे ख्याल किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, और वो प्रोड्यूसर कोई इंस्टा फीड नाम से साइट है उनकी। ओके। उस पर शायद वो उन्होंने डाला या नहीं डाला, हालांकि लिंक मेरे पास है, लिंक तो मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ किसी को भी जी, लिंक मेरे पास है। और अभी एक वेब सीरीज की है ह्यूमन एजिंग के ऊपर, उसमें एक डॉक्टर का रोल किया है जो एक्सपेरिमेंट करता है कि ह्यूमंस की एज कैसे बढ़ाई जाए। अब वो इधर उधर से लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहा है, एक्सपेरिमेंट ढूंढ के। उसने अपने बंदे रखे हुए हैं कि उठा के लाना और एक्सपेरिमेंट करना है, इलीगल, लेकिन वो कर रहा है। ओके। तो ये सब आजकल क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म इतने सारे अवेलेबल हैं जिन पे कि बहुत सारा काम हो रहा है, क्योंकि उन पे कंटेंट तो चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले सिनेमा जहाँ तक सीमित था कि आपको सिनेमा हॉल पे ही जाकर फिल्म देखनी होगी,
अब तो इतना ओपन हो गया है कि चाहे वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हों या इंडिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो ये आप क्या मानते हैं कि क्या ये अभी ठीक है एक कलाकार होने के नाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हरपाल। क्या है कि ये तो OTT प्लेटफॉर्म्स अभी 2-3 साल से 4 साल से मानो कि ज़्यादा हाईलाइट हो गए, बट लगभग 10 साल पहले मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, छोटा छोटा। क्योंकि जब से BPOs आए, जब से ये सारा खेल वो हो गया कि हर वक्त आदमी को कंप्यूटर में बैठना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हाँ, तो मुझे लगता था कि उसके पास तो वक्त नहीं है कि वो अपनी फैमिली के साथ 2.5 घंटे मूवी देखेगा, 1-1.5 घंटा पहले घर से निकलेगा, 1-1.5 घंटा आने में लगेगा, तो वो 5-6 घंटे तो बर्बाद नहीं करने वाला। तो उसको तो वहीं लैपटॉप पर ही मान लो लंच टाइम हुआ या कोई भी उसको टाइम मिला कि आधे घंटे का कोई एक एपिसोड देख लिया। ये मेरे 10 साल पहले दिमाग में आ गई थी ये बात कि ऐसा कुछ जरूर होने वाला, और वो आपके सामने हो रहा। तो ये अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, अच्छा है क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। ठीक है, मतलब कमर्शियली जो कमर्शियल फिल्म्स थी उन पे तो जरूर असर पड़ेगा, बट एक फायदा क्या है कि अब आपके पास कंटेंट आ रहा है, आपके पास जबरदस्ती का कोई गाना नहीं घुसेड़ा जा रहा है ना, आपके पास सिर्फ कंटेंट मटेरियल आ रहा है कि आप कंटेंट बेस्ड काम करोगे, तो ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अप्रोचेबल है, मतलब हर व्यक्ति तक पहुंचता है। और व्यूअर उसको फिल्टर भी कर सकता है जैसा कंटेंट वो देखना चाहे। हाँ, जैसा देखना चाहे। अभी तो रूल्स भी आ रहे हैं ना, अभी तो रूल्स भी आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि बिलो 18 और बिलो 12 ऐसा एक रूल्स बनाएंगे, कौन सा आप ऐप पे कौन सी चीजें देख सकते हो, कौन सी नहीं देख सकते हो। क्या क्राइटेरिया है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा रूल्स बना रहे हैं जी। अभी क्योंकि बस हम नज़दीक हैं, जैसा आपने शुरू में कहा कि हर दिन रंगमंच दिवस है, हाँ, लेकिन आम आदमी के लिए तो एक दिन रखा गया है 27 मार्च रंगमंच दिवस। दरअसल अंग्रेजों ने कोई एक दिन रख दिया होगा, उस पे वो ढर्रा चला आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर वक्त अगर आप मतलब अपने ट्रूथ में बिलीव करते हैं कि मतलब कि आप सच्चे कलाकार हैं, आपके लिए तो हर वक्त रंगमंच है यार। मतलब हर दिन भी नहीं बोलूंगा, हर वक्त रंगमंच आपके अंदर दौड़ता रहता है। जी बिल्कुल। अभी हम बैठे हैं तो मतलब क्या पता है क्या क्या ख्याल दिल में दिमाग में चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। नए जो युवा हैं जो थिएटर की तरफ आकर्षित होते हैं या सिनेमा की तरफ आकर्षित होते हैं और वो सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश ये है कि मैं थोड़े दिन पहले जयदीप का इंटरव्यू सुन रहा था, तो जयदीप ने भी मेरे साथ काम किया है और अच्छा एक्टर है, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो उसने भी एक बात कही थी कि मतलब 2-4 नाटक कर लिए कॉलेज में तो मैं ऐसे ही तो बॉम्बे नहीं पहुंच जाऊंगा ना। तो बस वही है कि अपने क्राफ्ट को इतना मजबूत कर लेना, उसके बाद उस धरती पे जाके लैंड करना, अगर सोचते हो कि एक्टिंग ही करनी है तो। बस मेरा इतना कहना है। मैंने देखा उनका इंटरव्यू, हाँ, जयदीप अहलावत का रिसेंटली, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि बिल्कुल आपकी बात की यही कि आप पहले अपने आप को समझें। हाँ, कि मैं क्या मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, बिल्कुल, क्या मैं उसको समझता हूँ। नहीं, ये एक्चुअली क्या है ना कि शीशे के सामने हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन होता, बिल्कुल, लेकिन वो शीशा ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। वो जब ब्रश लेके कंघी वंगी मार रहा होता तो वो हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन होता। या आप किसी की फिल्म थिएटर से फिल्म देख के निकल रहे हो, आप अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म देख के निकले तो इंटरव्यू में देखते हो कि कल कोई 50-60 अमिताभ बच्चन दिखते हैं। गोविंदा की फिल्म देख के निकले तो इंटरवल में देखते हो 50-60 गोविंदा बन के घूम रहे हैं।
वो इतना हावी हो जाता है उनके ऊपर, वो अपना भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली हम कौन हैं। ये शायद सिनेमा का जादू ही यही है। हाँ, लेकिन कुछ सिनेमा बहुत अच्छा हुआ है, लाइक मतलब स्टार्ट किया नसीर साहब, ओमपुरी साहब, अनु कपूर साहब, अमरीश पुरी साहब, पता नहीं कितने सारे लोग, नवाजुद्दीन अब बहुत अच्छा काम कर रहा है, मनोज वाजपेयी। लेकिन इरफान को देख के लगा कि मतलब ये किसी और ही दुनिया का आदमी है, किसी और ही दुनिया का आदमी है। मतलब मैंने देखा, नसीर साहब को भी बड़े गौर से देखा, ओमपुरी साहब को भी देखा, सबको देखा। वहां लगता था कि वो लोग एफर्ट कर रहे हैं एक्टिंग को लेकर, बट जब मैंने इरफान को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो लगा कि एफर्टलेस काम कर रहा है, मतलब उसके लिए एक्टिंग कुछ है ही नहीं, मतलब। और वो जो आजकल बोलते हैं एक टर्म है रियलिस्टिक सिनेमा या रियलिस्टिक एक्टिंग, तो मैं रियलिज्म को एक्टिंग में मानता ही नहीं। मतलब जहां वर्ड आ गया टू एक्ट, रियलिज्म वहीं टूट जाता। टू एक्ट मतलब आप रियल तो रहे नहीं ना, आप नेचुरल हो सकते हो, आप उस कैरेक्टर के कितने नजदीक जा पाए, रियल तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये पता नहीं, वो पढ़ाते भी ऐसे ही हैं, बहुत सारे ग्रुप्स खुले हुए हैं जो रियलिस्टिक एक्टिंग सिखाते हैं, मेथड एक्टिंग भी सिखाते हैं आजकल, तो पता नहीं वो क्या है तो। जी। सिनेमा में पहले मैं जानना चाहूँगा आपके कोई पसंदीदा कलाकार जिनसे आप इंस्पायर हुए हो, चाहे वो कमर्शियल सिनेमा से हो। नहीं, इंस्पिरेशन शुरू में तो कमल हसन से बहुत इंस्पायर था मैं, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे सबको देखना शुरू किया, नसीर साहब, ओमपुरी साहब, और सबको देखना शुरू किया। बट जब मैं इरफान को देखा तो मुझे लगा ये कुछ और आदमी, मतलब वो इन सबसे अलग है। इवन मैं आज भी कमल हसन को मतलब मैं मना नहीं कर सकता उनको। बच्चन साहब एक अलग इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें, अच्छा हर इंसान में कोई ना कोई फ्लॉ भी होता है, कोई ना कोई अच्छाई भी होती है, तो वो तो सबके साथ होता है। बिल्कुल। और थिएटर वर्ल्ड, रंगमंच की जो दुनिया है, दिल्ली, चंडीगढ़ या इवन बॉम्बे में भी अच्छा रंगमंच होता है। यहाँ कोई आपके कोई इंस्पिरेशन रहे हो, कोई एक्टर की याद? एक थे मेरे मित्र महेंद्र मेवाती जी, वो अभी हैं नहीं, मतलब उनका देहांत हो गया। पर जब मैं एसआरसी रेपर्टरी में था तो मुझे उससे बेहतरीन कलाकार दिल्ली में नहीं लगा कोई उस वक्त। उसके बाद मैंने मंडी हाउस जाना छोड़ दिया। तो अभी सुना है कि एक दो लोग कम अच्छा करते हैं, जतिन सरना है या साहिल सेठी है, या ऐसे दो चार लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैंने कभी उनका काम देखा नहीं है। पर वो महेंद्र की तो बात कुछ और थी। ओके। सुनील जी, अब काफ़ी सारी बातें आपसे की, और अब समापन की ओर हम आज के इस एपिसोड के हम बढ़ रहे हैं। तो कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें रंगमंच को लेके, या सिनेमा का आपका जो एक्सपीरियंस रहा, कोई ख़ास बात जो कि हमारे दर्शक या हमारे जो युवा कलाकार हैं वो कुछ? नहीं यार, वो मैं पहले बोल ही चुका हूँ यार, शिद्दत से काम करो, लगन से काम करो, और जिस दिन समझ में आए कि आप एक्टर बनने लायक हो या नहीं हो, उसी वक्त इस लाइन में घुसना, अदरवाइज मत घुसना। मतलब अपने घर वालों का पैसा बर्बाद मत करना यार, मैंने बहुत किया। ये सीधी और एकदम सच्ची सलाह, डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मज़ा आया। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की, आपने शुरुआती दिनों से लेके और अभी तक की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हर रोज़ हर पल रंगमंच दिवस मनाते रहें और इसी तरह अपना जीवन जीते रहें। बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू।